हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सीबीएसई टर्म 2 अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। पिछले 4 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर। अभी अकाउंटेंसी सैम्पल पेपर के 3 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 वो अभी हम पार्ट 5 में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस पार्ट में हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से आज समझा के अकाउंटेंसी सीबीएसई टर्म 2 सैम्पल पेपर कंप्लीट करवा दूंगी। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10 है। कैश फ्लो के चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको यही बताना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। केवल यही पूछा गया है, थ्योरी क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश विल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट में लिखा है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेनिफिट बाई ₹3000। क्वेश्चन में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो डिक्रीज हो गई है ना। मतलब हमारे ऊपर मान लो कुछ लोन था किसी का चुकाना, या किसी का सैलरी हमें देना था, ठीक है, या फिर कोई और लाइबिलिटीज़ थी जो हमें देनी थी, लेकिन वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो डिक्रीज़ हो गई है मतलब हमने उसका पेमेंट कर दिया होगा। पेमेंट किया है तभी तो डिक्रीज़ हुई है, और पेमेंट करने से कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसलिए ये कैसा होगा, आउटफ्लो होगा इसका आंसर। अगला है इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट बाय ₹6000। स्टूडेंट ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट चाहे बढ़े चाहे घटे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब ना वो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। तो इसका आंसर होगा नो फ्लो, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 10th का फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, आउटफ्लो, और सेकंड का आंसर होगा नो फ्लो। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ऑप्शन दिए हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना है जो अच्छे से बनेगा। और इसमें अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना। किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का अपने को पता करना है तो उसके प्रीवियस ईयर की जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उनका कंपेयर किया जाता है करंट ईयर के आंकड़ों से या डाटा से। तब पता चलता है कि वो कंपनी पिछले साल की अपेक्षा अभी बैकवर्ड हो रही है कि फॉरवर्ड हो रही है ना। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर पूरा एनालिसिस करना है तो उस एनालिसिस करने के बहुत से टूल्स होते हैं। उसमें से एक टूल्स है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की मदद से हम किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं, डाटा है, उसका हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है कि बैकवर्ड हो रही है। अभी हम जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका बस यही है कि आपको सबसे पहले टोटल रेवेन्यू पता करना है। टोटल रेवेन्यू में 2-3 आइटम आएंगे। टोटल रेवेन्यू आपको पता चल जाएगा। उसमें से टोटल एक्सपेंसेस, उसमें भी 2-3 आइटम आएंगे। टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। किस में माइनस करेंगे? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू मतलब इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो जो हमारा अमाउंट आएगा रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, है ना, टोटल, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को माइनस करेंगे, और ये टैक्स कौन से अमाउंट पे फाइंड आउट करेंगे? वो जो प्रॉफिट का अमाउंट आया है ना, उस पर अपन टैक्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 40% है तो टैक्स के अमाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स पेड करना पड़ता है तो माइनस होगा। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वही हमारा आंसर। टैक्स को चुकाने के बाद अब प्रॉफिट आ रहा है ना, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसे हम देखते हैं कैसे बनाना है, मैं आपको बना के बताती हूँ। क्वेश्चंस को फटाफट रीड कर लेते हैं। From the following details provided by Kumud Limited, prepare comparative statement of profit and loss for the year ending 31st March 2021.
अब देखते हैं कौन कौन से आइटम दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए आप स्क्रीन पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्स रेट 40%। ठीक है, और यहाँ पे 31 मार्च 2020 ये हुआ प्रीवियस ईयर, और 31 मार्च 2021 ये हुआ करंट ईयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है कि मैं आपको अभी इसका फॉर्मेट बना के बताती हूँ। फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन है बहुत इजी, इसके लिए फॉर्मेट और एक फार्मूला है, वो फार्मूला और फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दो फार्मूले भी आपको याद रखने हैं इस सवाल को बनाने के पहले, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाने के पहले। फार्मूला ये है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट चेंज आपको जब फाइंड आउट करना होगा तो एब्सोल्यूट चेंज को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मतलब करंट ईयर के जो डेटा दिए हैं क्वेश्चन में दिए रहेंगे अमाउंट, उसको करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट चेंजेस का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है परसेंटेज चेंज। परसेंट चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज, मतलब यहाँ जो आंसर आया रहेगा इसका आंसर को यहाँ लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज उसको अपन डिवाइडेड करेंगे प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू रहेगा, मतलब डेटा जो रहेगा प्रीवियस ईयर का, उससे अपन डिवाइडेड कर देंगे और इनटू 100, तो आपको मिलेगा परसेंट चेंज का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग 11 क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। कुमुद लिमिटेड का बनाना है, तो आप सबसे पहले ऐसा हेडिंग लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग है हमारा यहाँ पे 31 मार्च 2020 एंड 21। 2020 ये प्रीवियस ईयर है, 2021 ये करंट ईयर है। ठीक है, और आपको इसमें फॉर्मेट में कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, देखो सबसे फर्स्ट कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, अगला है प्रीवियस ईयर 2020, अगला है करंट ईयर हम लिखेंगे 2021, 31 मार्च भी लिख लेना, और अगला कॉलम हम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंजेस का। इसका एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू फार्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के डेटा में से प्रीवियस ईयर के डेटा को माइनस कर करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अगला है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फार्मूला एब्सोल्यूट चेंज, जो आंसर आएगा ना यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज AC अपॉन उसको डिवाइडेड करेंगे प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा परसेंट के रूप में ही आंसर आएगा, पूरा परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हुआ, आपको अच्छा समझ में आ गया फॉर्मेट। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर के डेटा लिखेंगे, फिर करंट ईयर के डेटा लिख के दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज फार्मूला क्या है लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फार्मूला आपको लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, उसको डिवाइडेड करेंगे प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, में स्टूडेंट दिया हुआ है, सबसे पहले हमको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में जो आइटम दिए हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है प्रीवियस ईयर का 30 लाख और करंट ईयर का है 35 लाख। ठीक है, उसे हम लिख लेंगे। इसके अलावा उसमें प्लस करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम का अमाउंट है प्रीवियस ईयर का 3 लाख और करंट ईयर का है 4,50,000। इन दोनों अमाउंट को हमको प्लस करना है, तो टोटल आया 33 लाख और 39,50,000। ठीक है, तो ये हमने प्लस किया तो आया है टोटल रेवेन्यू। इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू। किसे प्लस किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उनका अमाउंट है 30 लाख और 35 लाख। अदर इनकम दिया हुआ है 3 लाख और 4,50,000, दोनों को हमने प्लस किया 33 लाख और 39,50,000 आया। इसे हमको बोलना, हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, और ये प्रीवियस ईयर 2020 का है, और ये अमाउंट जो है 39,50,000 ये करंट ईयर का अमाउंट है। ठीक है, इसके अलावा अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 लाख और 23 लाख है ये करंट ईयर का। ठीक है, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जो हैं उनका अमाउंट है 1 लाख और 1,20,000। तो ये दोनों एक्सपेंसेस जो हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, इनको हमको प्लस करना है, तो 21 लाख आया, और ये हुआ प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का हुआ 24,20,000।
ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू थे हमारे 33 लाख और 39,50,000 और ये हुए टोटल एक्सपेंसेस। अब अगला आपने को क्या करना है, टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है हमारा, है ना, रेवेन्यू मतलब इनकम, पैसा हमारे पास ज़्यादा है और खर्चे कम है। देखो 33 लैक्स हमारे पास इनकम है और खर्चे कितने हैं, 21 लैक्स, तो प्रॉफिट होने वाला है। तो 33 लैक्स में से 21 लैक्स को माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का ही लेना है सब, तो आया 12 लाख और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमने कोई टैक्स नहीं दिया है तो ये प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के पहले का, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके अलावा ये कैसे आया, ये भी वैसे ही आएगा। देखो टोटल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है, यहाँ पे भी देखो 39,50,000 है और खर्चे कितने करने हैं हमें, 24,20,000, तो खर्चे कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे भी 15,30,000 का ये प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट क्या प्रॉफिट कहलाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 40% टैक्स हमको पेड करना है तो माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स को पेड करना होता है तो माइनस करेंगे। तो इसी ये वाला जो अमाउंट आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाले जो अमाउंट है इसी पे हम 40% निकालेंगे, ठीक है। तो 12 लाख का 40% निकालेंगे तो अमाउंट कितना आता है, 4,80,000, इतना अपने को टैक्स देना है। वैसे 15,30,000 का 40% निकालना है तो 6,12,000 इसका आएगा टैक्स। अब टैक्स को माइनस किया तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो 7,20,000 और 9,18,000। इस प्रॉफिट को अपन क्या बोल, इस अमाउंट को हमको क्या बोलना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स हमने पेड कर दिया उसके बाद ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो इनको अपने को क्या बोलना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बना के पूरा तैयार किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का हमने डेटा यहाँ पे लिख लिया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये दो कॉलम हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज वाला कॉलम बनाएंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला बताया मैंने, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के डाटा को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 लाख कैसे आया, ये हुआ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का डेटा है, ठीक है। 2021 करंट ईयर है, ठीक है, करंट ईयर, और 2020 प्रीवियस ईयर, ठीक है। 30 लाख, तो 35 लाख में से 30 लाख को हमने माइनस किया तो ये आया 5 लाख, ठीक है। ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब करंट ईयर के डेटा में से हमने माइनस किया प्रीवियस ईयर का डेटा। 35 लाख में हमने माइनस कर दिया 30 लाख तो आ रहा है एब्सोल्यूट चेंज हुआ 5 लाख का, ठीक है। वैसे ये सारे अमाउंट हमने वैसे ही फार्मूला लगा के फाइंड आउट किए हैं। तो ये 4,50,000 में 3 लाख को माइनस किया तो 1,50,000 आया, ठीक है। फिर वैसे ही 39,50,000 में हमने 33 लाख को माइनस किया तो ये आया 6,50,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो फार्मूला, बस यही आपको याद रखना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के डेटा को आपको माइनस करते रहना है। तो ये 3 लाख कैसे आया स्टूडेंट, 23 लाख माइनस 20 लाख, ठीक है। फिर 1,20,000 में हमने 1 लाख को माइनस कर दिया तो आया 20,000। फिर 3,20,000 कैसे आया, 24,20,000 में से माइनस किया 21 लाख तो आया 3,20,000, ठीक है। वैसे ही 3,30,000 ये कैसे आया, 15,30,000 में से हमने 12 लाख को माइनस कर दिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो डेटा है, मतलब हमको करंट ईयर का जो डेटा है उसमें से प्रीवियस ईयर के डेटा को माइनस करते रहना है। तो इस तरीके से ये सारे अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर 1,32,000 कैसे आया, 6,12,000 में 4,80,000 को माइनस किया और फिर 9,18,000 में हमने 7,20,000 को माइनस किया तो 1,98,000 आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने अगला जो थर्ड वाला जो कॉलम है ये एब्सोल्यूट चेंजेस का फाइंड आउट कर लिया पूरा अमाउंट। अगला आता है परसेंट चेंज। परसेंट चेंज का फार्मूला AC मतलब एब्सोल्यूट चेंज का जो अमाउंट आया है ये, ठीक है। ये जो सारे अमाउंट आए हैं इसको अपन डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का वैल्यू कौन सा है, 2020 की ये जो वैल्यू दिए गए हैं इससे अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है।
किसको, ये वाले अमाउंट को लेके, ये एब्सोल्यूट चेंज है ना, एब्सोल्यूट चेंज मतलब 5 लाख अपॉन 30 लाख प्रीवियस ईयर का, और उसको जो आएगा आंसर उसको किससे इंटू करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाले परसेंटेज मिलेंगे 16.67%, ठीक है। मतलब कैसे करना है, फर्स्ट वाले को एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट कितना है, एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। उसे हम डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करना है, ये देखिए प्रीवियस ईयर का जो है, प्रीवियस ईयर ये है 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख से हम डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए ये हुआ 30 लाख, इसे डिवाइड करना है और इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16.67%, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे अमाउंट हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। कैसे किए, 1,50,000 को किसी डिवाइड किया 3 लाख से, इंटू 100 करेंगे तो आएगा 50%। और ये कैसे आएगा 19.69, ये जो अमाउंट है ना 6,50,000, ये एब्सोल्यूट चेंजेस का अमाउंट है, अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना 33 लाख, इसको डिवाइड करके 100 से इंटू करेंगे तो 19.69 आया। फिर वैसे 15% कैसे आया, 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, फिर 20% 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 20% आया। वैसे ही 15.23% कैसे आया, 3,20,000 अपॉन 21 लाख इंटू 100, तो इतना आ जाएगा। अगला 27.5% कैसे आया, 3,30,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, तो इतना आ जाएगा। अगला भी वैसे ही आएगा 1,32,000 अपॉन 4,80,000 इंटू 100, और ये 1,98,000 अपॉन 7,20,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 27.5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अभी एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंट चेंज के ये सारे जो है डेटा हमने फाइंड आउट किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमने ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ही ये और पार्ट्स है, ऑप्शन क्वेश्चन है, उसे अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है वो तैयार करने के लिए बोला गया है विनायका लिमिटेड का, और उसमें जो जो आइटम दिए गए हैं वो यहाँ में आपको आइटम दिए हैं। 31 मार्च 2021 यहाँ पे करंट ईयर है और 2020 प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के आइटम दिए गए हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड है जिसके अंदर लिया गया है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, आपको पता ही है। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़, उसमें दिया गया है ट्रेड पेबल और ये इनका अमाउंट दिया गया है। ये एसेट साइड के आइटम दिए गए हैं, एसेट के अंतर्गत लिया गया है नॉन करंट एसेट, इसमें आ रहा है फिक्स्ड एसेट, टांजिबल और इनटांजिबल एसेट दी गई हैं। इसके अलावा अगला आइटम है करंट एसेट, इसमें इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, और ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है। इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट भी दिया गया है। तो टोटल यहाँ का आ रहा है 40 लाख और 30 लाख आ रहा है। वैसे ही लाइबिलिटीज़ का भी टोटल वही होगा। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता ही है कंपनी में शेड्यूल 30 के अकॉर्डिंग वर्टिकल वैसे ही पूरा फॉर्मेट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट हम बनाएंगे। वर्टिकल पहले लाइबिलिटीज का जो हम बनाएंगे परसेंटेज चेंजेस के, उसमें अपने क्या करना है, जो उनका टोटल जो आ रहा है 40 लाख और अगले कॉलम का आ रहा है 30 लाख, उस टोटल से हमको डिवाइड करना है। जो भी वहाँ पे डेटा रहेगा टोटल से डिवाइड करना है और 100 से इंटू करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर से बता रही हूँ, टोटल से डिवाइड करना है और फिर उसके बाद 100 से इंटू करना है। तो लास्ट के 2 कॉलम में हमको क्या करना है, जो भी फिगर रहेगा मतलब प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उस डेटा को प्रीवियस ईयर का जो टोटल 30 लाख से डिवाइड करेंगे। करंट ईयर का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी डेटा है, उसे हम करंट ईयर का जो टोटल अमाउंट है 40 लाख से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे 100 से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट्स जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो बना रहे हैं। इसमें आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए सुरक्षा लिमिटेड का,
ठीक है। तो इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकेंगे। तो इसके देखो कॉलम कौन से बनाने हैं, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोलेट चेंजेस, ये प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का है, और परसेंट चेंज ये भी प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का है। टोटल इसमें 4 कॉलम हुए और एक 5वां कॉलम नोट नंबर और पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट है जो वर्टिकल स्टाइल में बनता है शेड्यूल 13 के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड बनाएंगे। वैसे तो इसमें देखो लायबिलिटी साइड में जो आता है हम लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर हम लेते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये उनका अमाउंट दिया गया है, ठीक है। करंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 20 लाख और करंट ईयर का है 30,50,000, ठीक है। और उसके बाद रिजर्व और सरप्लस का अमाउंट दिया गया है 6 लाख और 2,80,000। और इसके अलावा ये दोनों कॉलम को मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे ये आ रहा है फिगर। तो अभी पहले ये दोनों कॉलम को मैं आपको समझा रही हूँ। अगला हम लिखेंगे, इसके बाद आता है जो अगला हेडिंग करंट लायबिलिटीज़। पहला हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड, अगला आता है करंट लायबिलिटीज़, फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिया है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा ट्रेड पेबल, उसका अमाउंट दिया गया है 4 लाख और 6,70,000। ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है, ठीक है। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने से आएगा प्रीवियस ईयर का आ रहा है 20 का 30 लाख, और ये देखो करंट ईयर है, करंट ईयर का टोटल आ रहा है 40 लाख, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है, टोटल से ही हमें डिवाइड करना है इन दोनों कॉलम के फिगर को लिखने के लिए। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड बन गया। तो सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या लिखा है, शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस, और उसके बाद ट्रेड पेएबल लिखा, ठीक है, टोटल कर लिया। अब हम उसी के नीचे से हम बनाएंगे, वर्टिकल स्टाइल में बना रहे हैं तो एसेट्स बनाएंगे। एसेट में हमको लेना है नॉन करंट एसेट और उसके बाद किया है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट है, टांजिबल और इनटांजिबल, इनका अमाउंट दिया गया है 12 लाख, 16 लाख और 3 लाख 2 लाख, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, और ट्रेड रिसीवेबल दिया है 3 लाख और 8 लाख और 10 लाख, और करंट ईयर का है 12 लाख, ठीक है। इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट है 2 लाख। तो इनका भी टोटल जितना लायबिलिटीज़ का टोटल आया था 30 लाख प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 40 लाख, वैसे ही दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। आपको पता ही है लायबिलिटीज़ का और एसेट का। तो यहाँ पे भी देखो एसेट साइड का भी टोटल 30 लाख और 40 लाख आ रहा है। इस टोटल से ही अपने को डिवाइड करना है, मेन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है ये कैसे आ रहा है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। अगले 2 कॉलम का जो ये फिगर आया है ये कैसे आया है अभी मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। ये हम बना रहे हैं परसेंट चेंज। ये प्रीवियस ईयर है, ये 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 ये हुआ करंट ईयर, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आ रहा, ये अमाउंट नहीं बोल सकते, डेटा जो आ रहा है 66.67, 76.25, 27, ये कैसे आ रहा है ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये 2020 है ना, तो आप 2020 का जो फिगर है उसको लेना, ठीक है, 20 लाख, और उसका कॉलम का जो टोटल आ रहा है लायबिलिटीज़ का टोटल भी 30 लाख है, ठीक है। अभी हमने देखा, और ये एसेट का टोटल भी 30 लाख से आएगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं बैलेंस शीट में। तो 30 लाख से आपको डिवाइड करना है किसको, ये 20 लाख का जो फिगर है प्रीवियस ईयर का, ध्यान से समझना। 20 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करना है कंपलसरी, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये देखो मैंने यहाँ बना के बताया है 20 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, तो 66.67% आया, ठीक है। वैसे ही अब जब आप 21 का बनाएंगे तो देखो 30,50,000, उसी कॉलम का जो टोटल है 40 लाख से डिवाइड करना है और इंटू 100 करेंगे तो आपको ये 76.25 मिलेगा। देखिए 30,50,000 अपॉन 40 लाख इंटू 100 तो आया 76.25। तो इस तरीके से ये सारे फिगर को इस तरीके से कैलकुलेट करके हमको फाइंड आउट करना है। तो ये 13.33 कैसे आया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का आप लेंगे अमाउंट, है ना, फिगर लेंगे 4 लाख अपॉन 30 लाख, तो यह 13.33। वैसे 6,70,000 उसको डिवाइड करेंगे 40 लाख से तो ये आया 16.75। और फिर ये 100 कैसे आया, ये 30 लाख को 30 लाख से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आया 100।
और 40 लैक्स को 40 लैक्स से ही डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 100, तो यह आया 100। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड बना। वैसे ही हम एसेट साइड का बनाएंगे, तो आपको ट्रिक पता चल गया ना, टोटल से डिवाइड करना है। देखो ये जो है प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट ये फिगर है वही लेना। 12 लैक्स डिवाइड 30 लैक्स इंटू 100, तो आया 40। 16 लैक्स अपॉन 40 लैक्स इंटू 100, तो आया 40। ठीक है, ये 10 और 5 कैसे आया, 3 लाख को 30 लाख से इंटू करेंगे इंटू 100, तो आया 10। फिर 2 लाख को 40 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो आया 5। ठीक है, फिर 3 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो आया 10। फिर 8 लाख को 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। 10 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो आया 33.33। यहाँ पे भी 100 से इंटू करना था। और 12 लाख को 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो आया 30, इंटू करेंगे 100 से। 2 लाख है, यहाँ पे भी 2 लाख है, ये 2 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे 6.67। 2 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, तो आया 5। और फिर ये 100 वैसे ही आया। 30 लाख को 30 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आया 100। और 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, तो ये आया 100। इस तरीके से टोटल जो है ना, टोटल से डिवाइड करना है, ये आपको विशेष याद रखना है इस कॉलम में। तो इस तरीके से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट ऑप्शन क्वेश्चन बनाया, कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 12, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैश फ्लो में से पूछा गया है। क्वेश्चन में 2020 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर है, 31 मार्च 2021 करंट ईयर है। लेते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज़ में दिया है ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, एसेट है नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल। करंट एसेट में है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डिबेंचर का अमाउंट दिया गया है 4 लाख 2020 का है, प्रीवियस ईयर का है, और 2 लाख करंट ईयर का अमाउंट दिया हुआ है। 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिबेंचर्स वेयर रिडीम्ड और 1 अप्रैल 2020, मतलब साल की शुरुआत में ही डिबेंचर का पेमेंट कर दिया गया है। जैसा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है कि डिबेंचर साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 को रिडीम कर दिए गए हैं 2 लाख रुपए का, जबकि कंपनी के ऊपर में कर्ज था साल के शुरुआत में 4 लाख रुपए का, उसमें से 2 लाख रुपए शुरुआत में ही लौटा दिए गए हैं। तो अब कंपनी के ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्ज रहा, और इस 2 लाख रुपए का हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20,000 इंटरेस्ट इसका आता है। डिबेंचर रिडीम हुआ 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021 मतलब करंट ईयर में 2 लाख रुपए का था डिबेंचर, और 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर में 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे, तो रिडीम हुए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए रिडीम हो गया 1 अप्रैल 20 को। तो जो एंड वाला जो फिगर है मतलब 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए कर्ज बचा ना, क्योंकि 4 लाख में 2 लाख तो चुका दिया, तो उसका 10% अपन निकालेंगे। 10% क्यों निकालेंगे, क्योंकि डिबेंचर के साथ में आप क्वेश्चन में देखेंगे 10% जुड़ा हुआ है, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसका साल भर का इंटरेस्ट आएगा 20,000। और इस इंटरेस्ट को हम कैश फ्लो में कहाँ लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम उसको माइनस करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसे प्लस करेंगे, किसे, इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन का वर्किंग नोट किया। सेकंड इन्फॉर्मेशन दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000, इसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे। क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है 2,80,000, हमें टैक्स मेड निकालना है। जब टैक्स पेड दिया रहता है तो मेड निकालते हैं, और जब मेड दिया रहता है तो हम टैक्स पेड का कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट है सेकंड नंबर का। इसके लिए आपको स्टूडेंट ये लेजर बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,25,000, ठीक है, और इसका बैलेंस कैरी डाउन क्वेश्चन में दिया है 3,20,000, और टैक्स पेड क्वेश्चन में अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने पढ़ा 2,80,000।
तो पेड हो रहा है तो एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड 2,80,000। यहाँ हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखा डेबिट में बैलेंस कैरी डाउन। तो प्लस माइनस किए तो डेबिट का टोटल आएगा 6 लाख। 6 लाख में से 3,25,000 को हमने माइनस किया तो 2,75,000 आया। बैलेंसिंग फिगर है ये, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन मेड, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया रहता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2,75,000 आया है। और इसे हम प्रोविजन मेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे और टैक्स जो पेड हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स 3,25,000 ये प्रीवियस ईयर के हैं, 3,20,000 करंट ईयर के दिए हैं। तो ये था वर्किंग नोट हमारा सेकंड नंबर का। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फटाफट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक पेज में पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम हम बनाएंगे पार्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। तो इसमें आपको पता है 3 एक्टिविटीज़ हम लिखते हैं। ए नंबर में हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सी में आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और डी नंबर में हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लिखते हैं सरप्लस। सरप्लस करंट ईयर का जो अमाउंट है उसमें से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। करंट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है 3,70,000 और प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 3,50,000, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसका अपोजिट हुआ मतलब करंट ईयर का अमाउंट कम रहेगा और प्रीवियस ईयर का ज़्यादा रहेगा तो लॉस में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट दर्शा रहा है 20,000 क्योंकि करंट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है और मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ था और हमने टैक्स मेड वर्किंग नोट बना के मैंने आपको अभी बताया था, तो उससे हमारा अमाउंट निकल के आया था 2,75,000। इसे हमने प्लस किया है टैक्स पेड 2,75,000, ये टैक्स मेड को हमने प्लस किया तो आया टोटल 2,95,000। और इसे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इसके अलावा पेटेंट दिया था क्वेश्चन में, वो रिटर्न ऑफ हो रहा है। रिटर्न ऑफ मतलब रिड्यूस हो रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसका प्राइस था 3,10,000 और करंट ईयर में उसका प्राइस डाउन हो गया है 3,02,000 हो गया है, मतलब रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस होता है जब किसी एसेट का प्राइस, उसे हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं। और जब बढ़ जाता है प्राइस तो उसे हम बोलते हैं परचेस, मतलब हमने एसेट को परचेस किया तभी तो बढ़ा। देखिए यहाँ पे तो डाउन हो गया है तो रिटर्न ऑफ होगा। तो ये कितना हुआ अमाउंट 8,000। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया है, वो भी इसी में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का था 1,60,000 और प्रीवियस ईयर का 1 लाख था, दोनों को हमने माइनस किया तो 60,000 ये डेप्रिसिएशन आया है। इसे हम अलग से शो करेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है डेप्रिसिएशन के बारे में, तो उसे हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे माइनस करके। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वर्किंग नोट में हमने बताया है इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हमने निकाला डिबेंचर का, 2 लाख का 10% 20,000 ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ। तो ये सब हमने आइटम को अमाउंट को हमने प्लस किया तो 88,000 आया। इसको 2,95,000 में प्लस करेंगे तो 3,83,000 आया। इसके सामने हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके अलावा अब हम करंट एसेट और लायबिलिटीज़ को प्लस माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसका नियम मैं बता देती हूँ, करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होता है तो प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। इसका अपोजिट होता है करंट एसेट में, वो इंक्रीज होगा तो माइनस होगा और डिक्रीज होगा तो प्लस होगा। ये नियम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल, क्वेश्चन में 2,60,000 था और उसमें हमने माइनस किया 2,40,000, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होगा माइनस, तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 20,000, दोनों को माइनस किया। इसके अलावा क्रेडिटर ये लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़, तो ये करंट लायबिलिटीज़ कितना दिया था 2,60,000 था और उसमें माइनस किया हमने 2,40,000। ठीक है, और ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो ये होगा 20,000 प्लस,
इसके अलावा बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटीज़ है, ये भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2 लाख था और अभी 1,20,000 को माइनस किया तो 80,000 है, इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटीज़। तो क्या होता है प्लस, अभी मैंने बताया। इसके अलावा इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है और वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होती है तो ये लाइबिलिटीज़ का अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस होगा। माइनस वाले को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। 20,000 कैसा आया, 2,90,000 माइनस 2,70,000। ये सारे फिगर आप देखेंगे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से ये हमने प्लस माइनस किया। लास्ट में लिखना है टैक्स पेड। वर्किंग नोट में मैंने बताया था अभी 2,80,000 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स पेड 2,80,000। तो इसे प्लस माइनस करने से आएगा 2,20,000, माइनस में आ रहा है 3,83,000। हमारा ऊपर का पूरा अमाउंट आया था, उसको हमने प्लस करके इसे माइनस करेंगे तो 1,63,000 आया और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पूरा बन के तैयार हो गया है। इसे हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है प्लस में, तो वहाँ हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो। अगर ये माइनस में आता तो वहाँ हम क्या लिखते, नेट कैश यूज्ड लिखते। ठीक है, फ्लो और यूज्ड कहाँ लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव आएगा तो फ्लो और माइनस में आएगा तो यूज्ड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का 1,63,000। आपको समझ में आया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट आ चुका है हमारा आंसर 1,63,000। अब हम सेकंड में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इस पे हमने जो परचेस करते समय पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी, करंट ईयर में हमने 6,60,000 की लिया मशीन। पिछले साल इसका अमाउंट था 5,50,000, तो पहले से बढ़ गया है। मतलब पिछले साल मशीन पे हमने इन्वेस्ट किया 5,50,000, करंट ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं 6,60,000, तो ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा हुआ बोलने से अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब मशीनरी हमने परचेस की है, तो परचेस मशीनरी को करने में इन्वेस्ट किया हमने पैसा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। कितना इन्वेस्ट किया हमने, 1,10,000, और इसको माइनस में हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि मशीन को परचेस करते समय हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगला है लोन हमने किसी को दिया है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। देखो प्रीवियस ईयर में हमने लोन में पैसा इन्वेस्ट किया था 4 लाख रुपए, अभी ज़्यादा हुआ, करंट ईयर में हमने 4,30,000 का लोन दिया है, तो लोन हमने ज़्यादा दे रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। लोन में पैसा हमने कितना अभी इन्वेस्ट किया है, पहले से कितना ज़्यादा हो गया है, 30,000। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर जो इसका माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और ये होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कितना आ रहा है, 1,40,000, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आया था पॉजिटिव में 1,63,000। इसके बाद हम बनाएंगे सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सी नंबर पे हम लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर, डिबेंचर, उनसे रिलेटेड इशू हो चाहे रिडम्पशन हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस फाइनेंसिंग में आती हैं, क्योंकि शेयर और डिबेंचर को कंपनी जब इशूड करती है तो फाइनेंस राइज करने के लिए करती है, फाइनेंस का जुगाड़ करने के लिए शेयर और डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड हो रहे हैं 2,30,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 5 लाख था और करंट ईयर में ये बढ़ के 7,30,000 हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं, है ना, तभी तो बढ़े हैं। तो 2,30,000 लिखेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड हो रहा है 20,000 का, वो हम लिखेंगे। तो इंटरेस्ट पेड करने के लिए कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसको माइनस में हम बताएंगे। तो ये 20,000 कैसा आया, लॉन्ग टर्म बोरविंग था, 10% क्वेश्चन में दिया था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% हमने निकाला तो 20,000 आया, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 2 लाख रुपए के, तो इनको प्लस माइनस करने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आता है 10,000, और हम यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, इस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव के लिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर माइनस में आता, निगेटिव में आता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, फ्रॉम की जगह यूज्ड लिखते हैं। ठीक है, तो अब डी नंबर में हम लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें हम ए, बी और सी तीनों का जो अमाउंट आया था, आंसर आया था, उनको प्लस करेंगे। ए बोलने से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी बोलने से इन्वेस्टिंग और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट जो हमारा आंसर आया था 1,63,000 पॉजिटिव में, और इन्वेस्टिंग का आ रहा है 1,40,000 निगेटिव आ रहा है, ये माइनस में।
और सी फाइनेंसिंग का आंसर अभी आया 10,000। तो ये 10,000 और 1,63,000 इनको प्लस किए तो 1,73,000 हुआ। उसमें से 1,40,000 को माइनस करेंगे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आया 33,000। अब इसका आंसर चेक करना है। इसमें हम ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो अमाउंट बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 2,65,000, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, किसके साथ प्लस करेंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो आंसर आया उसके साथ में ओपनिंग कैश को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक जो है वो क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग 2,98,000 आएगा। ये किसके बराबर आया? क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो इसी से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि क्लोजिंग के बराबर, क्वेश्चन में देख लेंगे हम क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना दिया है, ठीक है, उसके बराबर आ गया है आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल जो है वो एकदम राइट बना है। तो हमने ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को यहाँ पे प्लस करना है तो क्लोजिंग कैश और इक्विवेलेंट हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के हमने तैयार किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स हैं, ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है तो सवाल बहुत इजी हो जाएंगे बनाने इसके। तो सबसे फर्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में नियम है क्योंकि क्वेश्चन में मेड दिया रहेगा तो टैक्स पेड हमको कैलकुलेट करना है और टैक्स पेड दिया रहेगा तो टैक्स मेड कैलकुलेट करना होता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, ये मेड बोनस से 10% या 5% बनाने के लिए दिया रहेगा तो अपन बनाएंगे, लोन का अमाउंट लेके निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड रहेगा तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेना है, करंट ईयर का लेना है लेकिन प्लस करना है। और टैक्स पेड होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर का लेंगे, माइनस करेंगे। वैसे इंटरेस्ट पेड, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन में लिखा होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, आप लोग देखना ध्यान से क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिखा है तो उसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे और प्लस करेंगे, और इंटरेस्ट पेड रहेगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा और उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगला है गुडविल, पेटेंट या कॉपीराइट, ये करंट एसेट है तो इनका रिटर्न ऑफ होता है और परचेस होता है। रिटर्न ऑफ कैसे पता लगाएंगे? प्रीवियस ईयर करंट ईयर का 2 साल का वैल्यू दिया रहेगा, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, पिछले साल ज़्यादा था और अभी करंट ईयर में कम हो गया तो डिक्रीज हो गया, तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ होगा, गुडविल हो चाहे पेटेंट हो तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, प्लस करेंगे। वैसे ही परचेस, अगर वैल्यू इंक्रीज हो गया, पिछले साल प्रीवियस ईयर में कम था उनका वैल्यू, करंट ईयर में ज़्यादा हो गया, मतलब हमने परचेस किया तो परचेस करने के लिए हमारे पास से कैश जा रहा है तो माइनस होगा, लेकिन इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेना है, ठीक है। वैसे ही प्रोपोज्ड डिविडेंड, इसमें भी आप क्वेश्चन में देखना प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा है कि डिविडेंड पेड लिखा है। अगर प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा रहेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको प्लस करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करना अगर डिविडेंड पेड लिखा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, OA बोलने से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, IA इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और FA फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये नियम है, स्पेशल कुछ रूल्स हैं कैश फ्लो से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आज के पार्ट 5 में हमने CBSE टर्म 2 सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी का पूरा फिनिश कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये सैम्पल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, आपको अच्छे से पूरी तैयारी करनी है और बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। आप पूरा टाइम पे अपने अकाउंटेंसी को पेपर में एग्ज़ाम में पूरा बना सकोगे। जैसे कैश फ्लो वगैरह के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं तो इनको टाइम से पूरा कवर करना ज़रूरी होता है, वो प्रैक्टिस के द्वारा ही हो पाएगा। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गुड लक, अच्छे से नंबरों से पास हो जाइए। तो यही हमारी सबकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाइए, अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाए सबका। और हमारे इस चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।